मेरी जहाँ भी शादी होती पहली रात ही पति मर जाता। अब तक 3 शादियाँ हो चुकी थी। खानदान में सब मुझे मनहूस कहने लगे थे। मुश्किल से एक जगह शादी हुई तो सास पति को मेरे पास न आने देती। कहती थी मेरा बेटा मर जाएगा। मेरे सारे काम देवर करता था। तभी मैं पेट से हो गई तो सास ने मुझ पर बदचलन का इल्जाम लगा लिया। डीएनए टेस्ट करवाया तो रोंगटे खड़े हो गए। वो बच्चा तो। आज मेरी शादी की पहली रात थी। इस रात के लिए हर लड़की की आंखों में बहुत से सुहाने सपने और ख्वाब होते हैं, जिनको आंखों में सजाकर वो मायके को छोड़कर ससुराल में कदम रखती है। वो सोचती हैं कि अब मेरी नई जिंदगी में मेरे साथ बहुत ही अच्छा होगा। मेरा पति मेरी तारीफ करेगा, मुझसे कहेगा कि तुम दुल्हन बनकर बहुत प्यारी लग रही हो। वो मुझे तोहफा देगा और अपने प्यार की बारिश मुझ पर निछावर कर देगा। हर लड़की अपनी शादी की पहली रात यही सब कुछ सोचती है, मगर मेरी बात कुछ और थी। मैं ये सब सोच ही नहीं सकती थी। मैं तो इस वक्त अपने पति के इंतजार में बैठी ये सोच रही थी कि क्या मेरा पति बचेगा या नहीं। शायद मैं दुनिया की पहली बीवी थी जो शादी की पहली रात ही अपने पति के मरने के बारे में सोच रही थी। मगर जो मेरे साथ बीत चुका था उसको देखते हुए ये सोचना कुछ अजीब नहीं था। मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। मैं अंदर ही अंदर डर रही थी कि कहीं हर बार की तरह इस बार भी विधवा होकर अपने घर वापस न चली जाऊं। मैं अपने पति की जिंदगी के लिए मिन्नतें करने लगी कि इसे कुछ ना हो। रात धीरे धीरे बीत रही थी और अभी तक वो कमरे में नहीं आया था और मेरी जान सूली पे लटकी हुई थी। मैं यही सोच कर परेशान हो रही थी कि अब क्या होगा। बस यही सब कुछ सोचते सोचते जाने कब मुझे नींद आ गई, पता ही नहीं चला। सुबह मेरी आंख खुली तो देखा कि 10 बज रहे थे। मैंने हैरान होकर खुद को देखा तो मैं अभी रात वाले लहंगे और कपड़ों में ही थी। कमरे का दरवाजा भी यूं ही बंद था। हैरत थी कि किसी ने मुझे जगाया भी नहीं। इतना मतलब तो यही था कि मेरा पति रात में कमरे में आया ही नहीं। लेकिन क्यों? वो जिंदा भी था या नहीं? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? ये सोचते हुए मेरी जान निकलने लगी और मैं भागती हुई कमरे से बाहर गई कि देख सकूं कि क्या माजरा है। इस घर में शायद देर तक सोने का रिवाज था, क्योंकि बाहर तो दिन के 10 बज रहे थे और सन्नाटा छाया हुआ था। हर कोई अपने कमरे में था। मुझे समझ नहीं आया कि अपने पति के बारे में किससे पूछूं, किसके कमरे का दरवाजा खटखटाऊं। इतने में मेरी सास किचन से आती हुई नजर आई। उनके हाथ में चाय का कप था। शायद वो अपने लिए चाय बनाने गई थी। मुझे देखकर कहने लगी, तुम अभी तक रात वाले कपड़ों में ही हो? तुमने कपड़े क्यों नहीं बदले? मैंने झिझक कर अपने पति का नाम लिया और उनके बारे में पूछा कि रोहित कहाँ है। तो मेरी यह सुनकर उनको गुस्सा आ गया और कहने लगी कि खबरदार, आज के बाद तुम मेरे बेटे का नाम अपनी जुबान पर लाई तो तुम्हें इसे पति कहने का कोई भी हक नहीं है। यूँ समझो कि तुम इसकी बीवी नहीं हो। तुम जैसी मनहूस औरत को मैं अपना बेटा हरगिज नहीं सौंप सकती। मेरा बेटा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। तुम क्या चाहती हो, मैं इसे तुम्हारे हवाले कर दूं ताकि वो मौत की नींद सो जाए? ये सब बातें सुनकर मेरा दिल बहुत बुरी तरह दुखा और मैं रोते हुए अपने कमरे में आ गई। अभी तो मैंने अपने पति को जी भरकर देखा भी नहीं था। सिर्फ शादी के वक्त ही इसकी थोड़ी सी झलक देखी थी और मेरे दिल में इसके लिए मोहब्बत जाग गई थी। मैंने तो शादी के वक्त इसकी जिंदगी के लिए मिन्नतें मांगी थी, तो मैं कैसे इसके लिए कुछ बुरा सोच सकती थी। रोने के बाद थोड़ा दिल का बोझ हल्का हुआ तो सोचा कि इसमें बुरा मानने वाली और रोने वाली क्या बात है। मेरी सास भी अपनी जगह ठीक है। कोई भी औरत होती तो वो यही करती। मैं रोते हुए अपने गहने उतार रही थी कि मेरे कमरे में कोई आया। मैंने चौंक कर देखा तो मेरी उम्र का एक नौजवान लड़का था, लेकिन वो मेरा पति नहीं था। वो मुझे नमस्ते करके कहने लगा कि भाभी, मैं आपका देवर हूँ, रोहित का छोटा भाई हूँ। अभी मैं अपनी मम्मी को आपसे बात करते हुए सुना। मैं उनकी तरफ से माफी मांगने आया हूँ। मम्मी को आपसे यूँ बात नहीं करनी चाहिए थी और रोहित भैया को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो रात को मेरे कमरे में सोने आए थे और अभी तक वहीं सोए पड़े हैं। असल में मम्मी को वो बहुत मानते हैं। अपने देवर की ये बातें सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला कि चलो कोई तो है इस घर में जो मेरा हमदर्द है। अभी हम बात कर ही रहे थे कि अचानक बाहर से चीखने की आवाजें आने लगी। कोई मेरे पति का नाम लेकर चीख रहा था, रोहित को कुछ हो गया है। मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए। मैं दंग रह गई। क्या फिर से मेरी तकदीर मेरे साथ कोई भयानक खेल खेलने लगी है? मेरा देवर मुझे वहीं छोड़कर जल्दी से भागकर बाहर गया। मैं सोचने लगी कि क्या फिर से चौथी बार मैं विधवा होने जा रही हूँ? क्या इस बार भी नसीब की स्याही मुझे विधवा कर देगी? खौफ के मारे मेरा दिल बुरी तरह धड़कने लगा, पसीने छूटने लगे। मेरा दिल चाहा कि बाहर आकर देखूं कि क्या हुआ है, मगर हिम्मत न हुई। मैं वहीं कमरे में अपने पति के लिए प्रार्थना करने लगी। मेरा नाम सीमा है। मैं एक खुशहाल घराने से ताल्लुक रखती हूँ।
4 भाइयों की इकलौती और लाडली बहन होने के साथ साथ मैं अपने माँ बाप की आंखों का तारा भी हूँ। मेरे पापा शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे। मेरा बचपन बहुत अच्छा गुजरा, जैसा कि कोई चाहता है। मेरी ख्वाहिशों को लबों तक आने से पहले ही पूरा कर दिया जाता था। मेरे पापा और मेरे भाई मुझ पर जान छिड़कते थे। जो चीज भी मांगती थी, चाहे वो दुनिया के दूसरे ही कोने से क्यों ना हो, मेरे पापा मुझे लाके देते थे। वो मुझे अपनी खुशनसीबी की चाबी कहते थे। पापा का कहना था कि जब मैं पैदा हुई तब से उनके हालात ऐसे बदले कि आज तक शायद मेरी ही वजह से उनके घर में इतनी तरक्की हुई है। पापा कहते थे कि तुम्हारे पैदा होने से कुछ साल पहले मेरे हालात बहुत खराब हो गए थे, मगर जैसे ही तुम दुनिया में आई, तुम्हारे नसीब की वजह से हमारे लिए सब कुछ आसान हो गया। इसलिए वो मुझे बहुत ज्यादा मानते थे। मेरे चारों भाई मुझसे बड़े थे, लेकिन जो प्यार और जो लाड मेरे हिस्से में आया वो शायद ही किसी भाई के हिस्से में आया हो। मेरे पापा जब भी किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करते तो उनका उद्घाटन मेरे ही हाथों से करवाते थे। वो मुझे अपने साथ अपने दफ्तर ले जाते थे। यहाँ तक कि जब हमें अपना नया घर बनवाना था, इसकी नींव में रखी जाने वाली पहली ईंट मेरे पापा ने अपने हाथ से रखवाई थी। इतना प्यार, इतनी इज्जत और इतना मान कम ही किसी बेटी के नसीब में आता है, और मैं खुशकिस्मत थी कि मुझे ये सब मिला। लेकिन शायद किस्मत को मेरा इम्तिहान लेना था। इससे मेरा यूं चैन से रहना पसंद नहीं आया कि वो मुझे आजमाने पे तैयार हो गया। भाइयों की शादी के बाद पापा ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू किया। मैं पढ़ी लिखी और खूबसूरत थी और सबसे बढ़कर अमीर बाप की बेटी थी, तो मेरे लिए रिश्ता मिलना मुश्किल नहीं था। पापा की ही एक दोस्त के बेटे के साथ मेरी शादी हो गई। मैं अपनी शादी से पहले बहुत खुश थी और मेरा यही ख्याल था कि अब मेरी बाकी की जिंदगी भी वैसी ही गुजरेगी जैसे शादी से पहले थी। लेकिन जो कुछ हुआ वो तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। अचानक मेरे नसीब बदल गए। शादी की पहली रात थी। वापस जाते हुए हमारी गाड़ी का बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया और इस हादसे में मेरे पति की जान चली गई। लेकिन मैं हैरत अंग्रेज तौर पर साफ बच गई और मैं सुहागन बनने से पहले ही विधवा हो गई। शादी की पहली रात का टूटा सपना लिए मैं वापस अपने घर में हमेशा हमेशा के लिए आ गई। ये ऐसा दुख था जिसने मेरे माँ बाप के कंधे झुका दिए थे। वो एकदम से बूढ़े लगने लगे थे, क्योंकि जवान बेटी वापस घर आ जाए तो बाप वक्त से पहले ही बूढ़ा हो जाता है। मेरा तो बहुत ही बुरा हाल था। मेरी जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई थी। जिंदगी एक नई शुरुआत रखने जा रही थी, लेकिन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला, वरना ये गम ऐसा नहीं था कि मैं आसानी से संभल जाती। मेरी शादी को कुछ ही घंटे हुए थे और मेरा अपने पति से कोई मोहब्बत का रिश्ता नहीं था, लेकिन था तो वो मेरा पति ही। और ये भी कड़वा सच था कि अब मैं विधवा हो चुकी थी। कुछ ही दिन गुजरा कि बड़े भाई और भाभीियों का रवैया मुझसे बदलने लगा। बड़ी भाभी तो बात बात पर मुझसे लड़ने और झगड़ने के बहाने ढूंढने लगी। फिर वही हुआ जो चाहती थी, वो बड़े भाई को लेके अलग हो गई। इसकी देखा देखी छोटी भाभी के भी पर निकलने लगे और वो भी ऐसा ही चाहने लगी कि वो एक अलग घर की मालकिन हो। शायद इन दोनों का बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इनके पति यानी मेरे भाई हर वक्त मुझे दिलासा देने में लगे रहे। पापा ने फसाद से बचने की खातिर सब भाइयों को अलग अलग कर दिया ताकि कल को इनमें फूट ना पड़े। मैं अपने माँ बाप के साथ अलग हो गई। मेरे भाई मेरे पास आते थे और मेरा हालचाल पूछते थे, और यह बात मैं विधवा रहूं भाइयों को पसंद नहीं आती थी। आखिर पापा ने 1 साल के बाद मेरी दूसरी शादी का फैसला किया। इस बार भी पापा ने अपने जैसे लोगों में मेरा रिश्ता तय कर दिया था। इन लोगों को मेरे पहले से शादी होने के बारे में मालूम था, मगर इन्हें कोई एतराज नहीं था। एक बार फिर से मैं दुल्हन बनी और आंखों में ख्वाब सजाए अपने मायके से ससुराल गई। लेकिन मैं क्या जानती थी कि अब मेरे नसीब में अभागी लिख दी गई है, क्योंकि मेरा दूसरा पति भी शादी की पहली रात ही मर गया। वो मेरे कमरे में आने से पहले ही अपनी जान की बाजी हार गया था। मालूम हुआ कि शायद इसे दिल का दौरा पड़ा है, इसलिए वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। मैं दूसरी बार विधवा हुई तो लोगों की जुबानें खुल गई कि मुझे मनहूस कहने लगे और मुझसे पीछा छुड़वाने लगे। जहाँ तक कि मेरे अपने खानदान के लोगों ने मेरा दिल बहुत ही ज्यादा दुखाया। वो समझते थे कि शायद ये मेरी ही बदकिस्मती है जो मैं अपने पति को रास नहीं आती और वो शादी की पहली रात ही मर जाते हैं, जबकि इसमें मेरा क्या कसूर था। कौन चाहता है कि वो विधवा हो जाए? मैं भी ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन जो भी हुआ इसमें सब कुछ भी कसूरवार ठहरा नहीं सकते और मुझे ताने देते थे लोग। पापा ने अपनी अब की बार मेरी तीसरी शादी एक गरीब खानदान में की। वो लोग मेरे बारे में सब जानते थे, लेकिन मेरी दौलत के लालच में उन्होंने इस रिश्ते को मंजूर कर लिया। इस बार मेरे पापा ने ज्यादा लोगों को पता नहीं चलने दिया कि वो मेरी तीसरी शादी कर रहे हैं। सिर्फ मेरे घर वाले ही शादी में मौजूद थे। मेरा ये पति मुझसे उम्र में 10 साल बड़ा था और वो एक गरीब घराने से था, लेकिन फिर भी मेरे पापा ने मुझे ब्याह दिया क्योंकि वो चाहते थे कि मेरा घर बस जाए। शायद अब की बार मैं सुहागन बन जाऊं।
मैं अंदर से बहुत ही डरी हुई थी कि जाने अब की बार क्या होगा। मैं ये नहीं मानती थी कि मैं मनहूस हूँ। मेरा ये ख्याल था कि हर इंसान की मौत उसके तय वक्त पर हुई होती है, और अब अगर मेरे पहले और दूसरे पति अपनी जान की बाजी हार गए तो भला इसमें मेरी तकदीर का क्या कसूर है। लेकिन जब तीसरी बार भी मेरे साथ यही हुआ तो मैं भी ये सोचने पर मजबूर हो गई कि शायद वो लोग जो मेरे बारे में समझते हैं और सब मेरे बारे में कह रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि तीसरी बार भी मेरा पति शादी की रात मर गया और मैं तीसरी बार विधवा हो गई। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग हमदर्दी के बहाने मेरे जख्मों पर नमक छिड़कते थे। अब खानदान वालों ने हमारे घर आना जाना छोड़ दिया था, यहाँ तक कि वो हमें शादी ब्याह में बुलाना भी छोड़ दिए थे। मेरी भाभी मुझे अपने बच्चों के पास न आने देती और कहीं मेरी मनहूस उनके बच्चों को नुकसान न पहुंचा दे। मेरे पापा को मेरी वजह से 2 हार्ट अटैक हो चुके थे और मैं नहीं चाहती थी कि इनको और तकलीफ पहुंचे, इसलिए मैंने इन्हें साफ कह दिया कि अब आपको मेरे बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अब शादी नहीं करूंगी। दिन पे दिन यूं ही गुजर गए और मैं अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गई। मैंने खुद को किताबों में और पढ़ाई में व्यस्त कर लिया ताकि मैं किसी काबिल बन सकूं। मैं अपनी जिंदगी से शादी का नाम ही निकाल चुकी थी। लेकिन फिर एक दिन पापा ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे कि मेरी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी में तुम विदा हो जाओ। तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। इन लोगों को तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम है, फिर भी वो सब शादी करना चाहते हैं। हालांकि मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया, लेकिन इन्हें इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था, तो मैं तुम्हारी शादी वहीं करना चाहता हूँ। मैंने ये सुनकर पापा को मना कर दिया कि अब मैं हरगिज भी अपने आप को एक नए तजुर्बे के लिए तैयार नहीं कर सकती। लेकिन पापा ने मुझे अपनी कसम देकर शादी के लिए तैयार कर ही लिया और इस शादी के बाद मैं अपने ससुराल में थी और कमरे में बैठी डर रही थी कि ना जाने मेरे अब आने वाले पति का क्या हाल होगा। जो सभी चीख चिल्ला रहे थे, मैं अपने कमरे से बाहर जाने ही लगी थी कि मेरा देवर कमरे में आ गया और कहने लगा कि फिक्र की कोई बात नहीं है। असल में मेरे भांजे का नाम भी रोहित है और अभी थोड़ी देर पहले बहन का फोन आया था कि उसके गले में कोई चीज फंसा ली है, तो इसीलिए अम्मी परेशान होकर चिल्ला रही थी कि रोहित को क्या हो गया है। लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है। भांजे को डॉक्टर के पास ले गए हैं और अब वो बिल्कुल ठीक है। मैंने भगवान का शुक्र किया और सुकून की सांस ली। मेरा देवर चंदन बहुत ही अच्छी सोच वाला था। मेरा पति तो मुझे बुलाना तक गवारा नहीं करता था, मगर ये मेरे सारे काम करता और मेरे आगे पीछे घूमता था। मैंने कई बार अपने पति से बात करने की कोशिश की, मगर वो जब भी मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश करता तो मेरी सास उसे आंखें दिखाती और चुपचाप वहाँ से चला जाता। सास को देवर भी मना करती थी कि मेरे पास ना बैठा करे और मुझसे दूर रहे, मगर वो उसकी नहीं सुनता था। ये काम मेरे पति का था कि वो मेरे लिए बोलता, मगर जब भी सास मुझे डांटती तो मेरा देवर ही मेरे आगे ढाल बनकर खड़ा होता। मैं समझ नहीं पा रही थी कि जब यही सब कुछ करना था तो इन लोगों ने मेरे लिए रिश्ता ही क्यों भेजा। शायद ये सब उस दौलत के पीछे थे जो मेरे बाप ने मेरे नाम की थी, लेकिन इन्हें लालच में आने की क्या जरूरत थी। ये भी अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं, फिर क्या वजह थी कि मुझसे शादी की। मैं जितना इस बारे में सोचती उतना ही उलझ जाती। एक दिन मैं घर गई तो मैंने अपने पापा से पूछा कि आपको ये रिश्ता कहाँ से मिला। तो पापा कहने लगे कि एक दोस्त ने ही इन लोगों के बारे में बताया था कि इनके बड़े बेटे ने शायद तुम्हें कहीं देख लिया था और वह तुम्हें पसंद करता था, इसलिए अपना रिश्ता तुम्हारे लिए भेजा है। ये सुनकर तो मैं हक्की बक्की रह गई। क्या ये चक्कर है? मेरे पति रोहित ने इसलिए रिश्ता मेरे घर भेजा था कि वो मुझे पसंद करता था, लेकिन शादी के बाद अब तक एक भी दिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि इसी ने मुझसे पसंद की शादी की हो। यहाँ तक कि वो मुझे देखना भी गवारा नहीं करता था। मेरा शक और गहरा होने लगा कि वाकई में कोई तो ऐसी जरूरत बात थी, वरना जानते बुझते मुझसे शादी करना कोई मामूली बात तो नहीं। मैंने अपने पति की हरकतों पर नजर रखनी शुरू कर दी कि शायद इस तरह वो बात को राज मालूम कर सकूं, जिसकी वजह से मैं इस घर में थी। एक दिन मैंने अपने प्रॉपर्टी के कागजात उसको देते हुए कहा कि ये मैं तुम्हारे नाम कर देती हूँ। वो कहने लगा कि ये तुम्हारी जायदाद है, इसको तुम्हारे पास ही रखो तो बेहतर है। इससे ये बात तो साफ हो गई कि इसे दौलत का कोई लालच नहीं था। फिर क्या वजह थी? इन्हीं दिनों मेरी सास का रवैया मुझसे बहुत ही कठोर हो गया। मुझसे घर के सारे काम करवाने लगी, यहाँ तक कि खाना भी ना देती। मेरा पति और देवर तो सारा दिन काम पे होते थे, उन्हें नहीं मालूम होता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पति का तो पता नहीं, लेकिन अगर मेरे देवर को ये पता चलता तो वो अपनी माँ से लड़ता और झगड़ता, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं बताया। एक दिन छुट्टी थी और मैं सबके लिए चाय बना रही थी। अचानक मुझे चक्कर आया और मैं गिरकर बेहोश हो गई। होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल में पाया। बाकी सब भी मेरे पास थे और एक अलग ही तमाशा लगा हुआ था।
मैं समझ नहीं पाई थी कि क्या बात है। मेरी सास मेरी तरफ देखकर कहने लगी कि तुम पतियों को रास नहीं आती हो, ये तो हम जानते थे, मगर बद किरदार भी हो ये नहीं मालूम था। मैं तो अपने बेटे को तुम्हारे करीब तक नहीं जाने देती थी, तो फिर तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? यह सुनकर मेरे ऊपर जैसे कमरे की छत गिरे। मैंने घबराकर कहा कि ये आप क्या कह रही हैं? ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं गर्भवती कैसे हो सकती हूँ? ऐसा कैसे मुमकिन है? सास ने रिपोर्ट मेरी तरफ फेंक कर कहा कि ये देख लो, रिपोर्ट तो गलत नहीं कह रही है ना। हम तुम्हें यहाँ लाए क्योंकि तुम घर में बेहोश हो गई थी और यहाँ पर तुम्हारे टेस्ट किए तो डॉक्टर ने ये खबर सुनाई। अब तुम्हें बताओ कि इस बच्चे का बाप कौन है? मेरे किरदार पर इतना बड़ा इल्जाम लगा था कि मेरे तो रंग ही उड़ गए थे। ऐसा तो कुछ भी नहीं था। तभी मैंने अपने पति को बोलने को कहा तो कह रहा था कि अम्मी बस कर, मैंने आपको कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, जरूर ये रिपोर्ट्स झूठी है। वो जिंदगी में पहली बार मेरे लिए बोल रहा था। मेरा देवर भी वहीं मौजूद था, लेकिन आज वो बिल्कुल चुप था और इसकी ये चुप मुझे बहुत बुरी लग रही थी। उसे मेरे किरदार की गवाही देनी चाहिए थी। मेरी सास कहने लगी कि नहीं, मुझे तो अभी ये जानना है कि ये बच्चा किसका है, डीएनए टेस्ट करवाओ। अचानक मेरा पति चीखकर बोला कि अब बस बहुत हो गया। मैं अब तक अपनी सारी बातें खामोशी से सुनता आया हूँ, लेकिन अपनी बीवी के किरदार पर मैं उंगली बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप इसे मनहूस कह रही हैं, जबकि आप तो ये तक नहीं जानती कि इसकी जिंदगी उजाड़ने के पीछे आपके अपने ही बेटे का हाथ है। ये आपका छोटा बेटा एक दिमागी मरीज है। सीमा के पहले 3 पतियों की मौत का जिम्मेदार भी यही है। मैंने इसकी डायरी पढ़ी तो मालूम हुआ कि ये सीमा के ही कॉलेज में पढ़ता था और इसी के लिए जुनूनी है, जबकि वो तो इसको जानती तक नहीं। और अपने इसी पागलपन में इसने सीमा के 3 पतियों की जान ले ली ताकि वो इसे अपना बना सके। ये सब मैंने इसकी डायरी में कुछ साल पहले पढ़ा और मैं पढ़कर यकीन नहीं कर पाया कि इस हद तक पागल हो चुका है। इसमें इतनी हिम्मत होती है कि नहीं कि सीमा से जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करता, उल्टा इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसकी डायरी पढ़कर मैंने सीमा से शादी करने का फैसला किया, क्योंकि मैं जानता था कि मुझे ये तो मारेगा नहीं, क्योंकि मैं इसका भाई था। मैं सीमा की जिंदगी बर्बाद होने से बचाना चाहता था, इसलिए इससे शादी की। मैं जानता था कि ये कुछ ना कुछ ऐसी हरकत जरूर करेगा जिससे मेरा घर उजड़ जाता, और इसने यही किया। आपको बहकाया कि आप मुझे इसके करीब न जाने दें और खुद आपको सीमा के खिलाफ करता रहा। मुझे यकीन है कि ये रिपोर्ट भी इसी ने बनवाई होगी ताकि मैं गुस्से में आकर अपनी बीवी को बदकिरदार कह दूं और इसे तलाक दे दूं। इसने अपनी इमेज सीमा की नजरों में पहले ही अच्छी बना ली थी, तो ये बाद में इसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लेता। ये सब सुनकर हमने देवर की तरफ देखा, जिसके होश हवास खो गए थे। वो चीखते हुए कहने लगा कि हाँ, मैंने ही ये सब किया है। मैं सीमा को कॉलेज के जमाने से जानता हूँ, मगर इसे कभी ये कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। फिर मुझे इसकी शादी का पता चला तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाया कि इसे किसी का होने दूं। इसलिए जब भी इसकी शादी होती तो मैं इसके पति को इसके कमरे तक पहुँचने से पहले ही मार देता। अगर आप मेरे भाई थे इसलिए मैं आप बच गए। चले, अब तो आपको ये सब पता चल गया है ना, जल्दी से सीमा को तलाक दें, वरना मैं अब की बार आपका लिहाज भी नहीं करूंगा। इस वक्त तो बिल्कुल जुनूनी और पागल लग रहा था। मेरा पति कहने लगा कि मैं अब तक तुम्हें भाई समझकर जेल भिजवाने की हिम्मत नहीं कर सका, मगर तुम एक साइको मरीज हो गए हो और तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करने का यही हल है कि तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सजा मिले। मेरे पति ने पुलिस को फोन कर दिया और अपने भाई को उनके हवाले कर दिया। इन सब से निपटने के बाद मुझसे कहने लगा कि मुझे माफ कर दो। इतने दिन तक मैंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। मैं बस यही चाहता था कि किसी तरह अपने भाई को इस घर से दूर भेज दूं, ताकि हम दोनों अपनी जिंदगी सुकून से शुरू कर सकें। इसलिए मैं इतने दिन खामोश रहा। मैंने अपने पति को माफ कर दिया। मेरे देवर को मेंटल अस्पताल में दाखिल कर दिया गया क्योंकि उसकी दिमागी हालत बहुत ही खराब हो गई थी। डॉक्टर बताते थे कि वो सब भूल गया है, मगर आज भी उसे मेरा नाम याद है। मैं उसके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ तो नहीं कर पाती, लेकिन अब मैं खुश थी कि मेरी जिंदगी अब एक नगर पर आ चुकी थी और मैं एक सुकून और खुशियों भरी जिंदगी गुजार रही हूँ। आखिरकार मेरे नसीब फिर से रोशन हो गए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।